गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि कोशिका जंतु का है, जिसमें 15 क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में लगाए थे और आज 15 से 20 क्वेश्चन और लगाएंगे उसी से, क्योंकि कोशिका से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। इसीलिए इसमें मैं जंतु कोशिका के 30 क्वेश्चन और जो पादप कोशिका है उसके 30 क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो 15 हमने पहले लगा लिए थे, 15 क्वेश्चन अभी लगाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो आपका पहला सवाल है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो आपका ऑप्शन है प्लाज्मा कोशिका, घनाभकार उपकला, सल्की उपकला और मास्ट कोशिकाएं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्की उपकला। ठीक है, सल्की उपकला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो कि क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें देखिए जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो ये जो राइबोसोम है ना, वो आरएनए और प्रोटीन है ना, इन दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, इसीलिए प्रोटीन को इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको कथन जो है गलत है उसको छांटना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में भी कि इसमें का राइट आंसर कौन है। नहीं, चलो बता ही देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? तो इसमें मैं कल 2 क्वेश्चन और कराई थी इससे रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका है, आपको सिंपल वे में भी पूछ सकता है। और देखिए यहाँ पे तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है, इस तरीके से प्रश्नों को घुमाकर आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राइबोसोम खाली स्थान बनाते हैं। देखिए ये भी पूछने का ही तरीका है पर आंसर वही रहता है, राइबोसोम खाली स्थान बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा मतलब किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्मा जो वर्ड है वो किसने दिया है, ऐसे पूछने का इसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोहान इवेंजलिस्ट पुरकेंजे, जिन्होंने क्या किया था, सन कितना था, 80 के आसपास ना, 8039, हाँ सन 8039 के आसपास, मतलब 8039 में ही इसका जो है बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो रंगहीन होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, और इसमें ना जो है पारदर्शिता होती है, ऐसे करके बताया गया था। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी हुई होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये लाइसोसोम है ना, उसको डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक हैं,
डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इनको खोजा था 1955 में। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। लेकिन ये जो है प्लाज्मा झिल्ली है ना, ये अलग अलग नामों से भी पूछा जा सकता है। देखो, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये जो कोशिका है ना, सबसे जो चारों ओर एक बहुत ही पतली लेयर बना के रखते हैं, और ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बहुत ही मुलायम होती है, लचीली होती है, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली। 3 नाम हैं इसके, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो खाली स्थान में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में पूछा गया है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोशिका द्रव्य है ना, वो क्या होता है, अनेक इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं कोशिका द्रव्य में, ठीक है, और जैसे कि अन्य घटक भी होते हैं कोशिकांग का, ऐसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव की मूलभूत इकाई, यूनिट, इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट। जीव की मूलभूत इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल है पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी क्या है। क्यों? अब देखिए, इसमें ना जो कोशिका के अंदर में ये जो गोल्जी क्या है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज़रा सा सुनिएगा, जो कोशिका है ना उसके अंदर में एक जो पदार्थ स्रावित करते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, अपना लाइसोसोम हो गया, इस तरीके से जो उसके अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, कोई भी पदार्थ स्रावित करते हैं, तो उसके परिवहन के लिए, लाने ले जाने के लिए, संशोधन करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, ये सारा काम कौन करता है? अपना गोल्जी का करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाइसोसोम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कहा गया है आपको, इसमें इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सत्य नहीं है किसमें? निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऐसे सवालों के ऑप्शन ज़रूरी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के, ऑप्शन नंबर बी है, अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी में आपको कहा गया है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीव परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है, ए जो है केवल समसूत्र, बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी माइटोसिस मियोसिस दोनों, न तो समसूत्री और न तो अर्धसूत्रण विभाजन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्र। समसूत्र को परोक्ष कोशिका भी कहा जाता है, परोक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या हुई है, फैली हुई है। ये न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, वो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो भी सूचनाएं जाती है उसका आदान प्रदान करती है। और तो और ये जो है ना, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकी होती है, जो विभाजन है ना, जैसे कि दूसरे सेल्स में हमारे सेल का विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है देखो, जब विभाजन नहीं होगा तो अगर ये कोई भी प्रकार से ये नष्ट हो जाएगा, है ना, जो न्यूरॉन है, तो इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसका विभाजन नहीं होता है। ठीक, और तो और एक ही ऐसा चीज़ है जिससे इसको मतलब दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, उसका नाम क्या है? स्टेम, स्टेम कोशिका। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोशिका जो है प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका के जो सभी कार्य हैं उनमें नियंत्रण कौन करता है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो कि ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक भाग में होने वाला अणु है? कोशिका में ऐसा कौन सा अणु है जो सबसे अधिक क्षेत्र में रहता है, भाग में रहता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? जल। यहाँ पे जो कोशिका है, एक कोशिका के अंदर क्या होते हैं? अपना प्रोटीन होता है, ठीक है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक लवण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जल है ना, वाटर आपका 80% होता है एक कोशिका के अंदर, और प्रोटीन जो है 50%, और अपना जो वसा है वो 3%, और एक क्या है, अकार्बनिक है ना, वो आपका 1%, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपका 1% होता है। इन सबको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बात वाटर की हुई है, जल की हुई है, लेकिन हो सकता है आपको दूसरे क्वेश्चन में प्रोटीन्स या फिर वसा के बारे में पूछ दे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। इसमें बोला गया आपको सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना है, जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होती है, मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस जो है दौरान जब दूसरा ये जो मेटाफेज का जो चरण है उसके अंतर्गत मध्य रेखा में गुणसूत्री होते हैं, सेल गुणसूत्री वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है हमारा कोशिका चैप्टर है, यूनिट है, उसका जंतु कोशिका के सारे MCQs कंप्लीट होते हैं। और हम अगली वीडियो में जो है जंतु जो पादप कोशिका है उसके बारे में भी हम 30 क्वेश्चन लगाएंगे, 2 क्लास 15-15 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।